बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आज जनाब फौजी अदालतों के केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसने स्टे ऑर्डर दिया था साबका 6 रुकनी बेंच ने, और ये करार दिया था कि फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो जाए लेकिन उनके हतमी फैसले ना सुनाए जाएं, इस ऑर्डर के साथ सस्पेंड किया था ट्रायल का रद्द करार देने की जजमेंट को। उस केस में पेशरफ्त ये हुई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से लिस्ट मांगी गई है, डिटेल्स मांगी गई हैं, क्योंकि पहले एजी कह चुके थे कि बहुत सारे लोग हैं जो बरी हो जाएंगे, बल्कि उनका था अक्सरियत बरी हो जाएगी, कुछ को कम सजाएं हैं, कोई होगा जिसको सजा 2 साल से ज्यादा हो। तो उनकी अब तफसीलात मांगी गई हैं कि जो रिजर्व फैसले उनमें बताएं कि कितने लोग बरी हो रहे हैं, कितनों की कम सजाएं हैं, क्योंकि अगर किसी की सजा 2 साल भी है तो वो दिन रात मिला के 1 साल होती है रिमिशन जो उनको मिलती है। 382 बी का फायदा जो होता है कि गिरफ्तारी का अरसा आपका सजा में काउंट कर दिया जाता है, वो अगर हो तो 1 साल ऑलमोस्ट मुकम्मल होने का तो वो भी बाहर आ जाएंगे। अगर किसी को सजा 2 साल से कम की है, उसकी तो वैसी पूरी हो चुकी है, वो भी रिहा हो जाएगा, बरी हो जाएगा। वो कुछ वैसे हैं जिन्होंने वैसे ही बरी होना था बकौल अटॉर्नी जनरल के, तो वो तमाम लोग कौन है, वो कितने अरसे से और क्यों जेल में रहे, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जैसे इस्तदा भी की गई थी बरीत की कि दायरे अख्तियार नहीं है तो इनको रिहा किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को इस हवाले से कोई अहम फैसला दे सकती है, जैसे कि बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हिंट भी दिया है, इंडिया भी दिया है कि मॉडिफाई करेंगे अपना जो स्टे ऑर्डर है उसको, ये 6 रुकनी बेंच। इसमें जो एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि केपी के गवर्नमेंट, जहाँ तरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उन्होंने 9 मई के हवाले से जो अपील सूबाई हुकूमत की गैर मुंतखब या कह लें चुनतखब हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी, निगरान हुकूमत की जानिब से, वो वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन अब के पी के गवर्नमेंट अगेन फिर वो बात यह आ जाती है कि पीटीआई के लॉ विंग या के पी के गवर्नमेंट का लॉ विंग इतना ही नाबल तो नहीं है कानून से कि उनको इतना पता होना कि एप्लीकेशन वापस कैसे लेनी है, अपनी अपील अपनी कैबिनेट की करारदाद ला के उन्होंने पेश कर दी। उस करारदाद की रोशनी में आप एक सीएम में जमा कराते कि हम ये अपीलें वापस लेना चाहते हैं और वो विड्रॉ हो जाता। ये करने के बजाय उन्होंने काबीना की करारदाद जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सी चीज़ है, उसके भी लीगल हैसियत कोई नहीं है, वो जाके पेश कर दी अदालत को। कोर्ट ने उस पर यही कह दी कि वो प्रॉपर एप्लीकेशन लेके हैं तब हम वापस करेंगे। आज अगर वो करते तो शायद आज ही विड्रॉल का ऑर्डर भी हो जाता, लेकिन हम नेक्स्ट डेट पर देखते हैं कि वो रिटर्न में क्या लेके आते हैं और केस वापस होता है या नहीं। सुहेल रशीद साहब, के पी के गवर्नमेंट का भी अगर एक तरह समझ लें विड्रॉल ये ऑलमोस्ट हो चुका है, अगली हियरिंग पे हो जाएगा। सिंध ने गवर्नमेंट ने दायर ही नहीं की थी अपील, तो पीछे रह गए 2 सूबे। जस्टिस शाहिद वहीद ने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये दी है कि आर्मी एक्ट की दफात कल अदम करार हुई थी और जो मिलिट्री कोर्ट है वो तो फेडरेशन के अंडर है, तो सूबे कैसे पार्टियां बन सकते हैं और प्राइवेट लोग कैसे इसमें फरीक बन सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, 2 अपीलें एक तरह से हुई नहीं और एक वापस हो जाना, तो किस तरह मामला जाता नजर आ रहा है? देखें, मामला जहाँ तक केपी गवर्नमेंट की अपील वापस लेने का मामला है, उसका केस के ऊपर तो फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि उसके बाद भी अपीलें जब मौजूद होंगी, विफाक की अपील ही काफ़ी है, तो कोर्ट तो केस सुनती रहेगी अपील को। पीटीआई ने एक मैसेज ज़रूर दिया है, पीटीआई गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो है अली मीन गंडापुर की गवर्नमेंट ने, कि हम इस केस में जो है ना पहले ही हम पहला जो फैसला हो चुका है उसको तस्लीम कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, और ये सिंबॉलिक है। और उन्होंने अपने कारकुन को भी मैसेज दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके लिए ये इन्होंने अपील वापस ली है। उसका कुछ असर ज़रूर कम होता है जी, कि देखें अब तो एक सूबा कह रहा है कि नहीं, लेकिन अपील जब मौजूद होगी कोर्ट के सामने, अगर एक भी सिर्फ विफाक की भी की, तो उसके ऊपर कोर्ट के पास तो पूरा इख्तियार बाकी है कि वो उसके ऊपर अपना कोई भी फैसला दे या पहले फैसले को पूरी तरह से कलअदम करार दे। अब देखते हैं पीटीआई गवर्नमेंट ये लाती है दरख्वास्त बाकायदा या नहीं, लेकिन आ भी गई तो अगेन उसका सिंबॉलिक वैल्यू है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली। आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अब मामला इस तरफ चल निकला है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजमान हैं 103, उनका ट्रायल, यानी ये तो स्टैब्लिश हो गया कि ट्रायल कंक्लूड हो चुका है, सिर्फ फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग कार्रवाई की वजह से नहीं सुनाया जा रहा। उनमें से बरी कितने हुए हैं ये भी तय हो चुका है। अब उसकी तफसील सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया कि बरीयत किस किस की बनती है। तो जब अटॉर्नी जनरल आगे कह देंगे जी कि ये 35 बंदे हैं या इतने बंदे हैं, ये बरी हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको मजीद अंदर तो नहीं रखा सकती, तो कहेगी अच्छा जी बरी हैं तो इनका आप अनाउंस करें और छोड़ें। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि 35 की हद तक या 40 की हद तक जितने भी हुए, या 2 हुए या 4 हुए, उनकी हद तक मिलिट्री कोर्ट्स का दायरा इख्तियार इस्टेब्लिश हो जाएगा कि उन्होंने उनके ट्रायल में उन्हें बेकसूर पाया। तो जब वो हो जाएंगे तो फिर जो बाकी सजा याफ्ता होंगी उनकी सजा आप कुछ अर्सा डिले तो कर सकते हैं, लेकिन फिर दायरा इख्तियार तो आपने मान लिया। अच्छा, इस पे कोर्ट ये कह रही है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत हम देख रहे हैं, अगर कोई बरी है तो उसको तो पहले छोड़ दें, बाद में हम देख लेंगे कि अगर आपका दायरा इख्तियार हुआ ही नहीं तो फिर तो बाकी के ऊपर भी मामला
खत्म हो जाएगा। अच्छा राय साहब, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेके आ रहा हूँ। इस पे एतजाज अहसन साहब से हियरिंग के बाद यहाँ पे बात हुई थी। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप ये दायरा कार तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था यार जो अरसे से जेल में है उसको तो पहले बाहर निकालें। दायरा कार हम तस्लीम नहीं कर रहे, हम इनकी बरियतों को, इन चीज़ों को उठाएंगे, जैसे हमने पहले भी अपने नुकता उठाया हुआ है कि ट्रायल हो ही नहीं सकता और उस चीज़ को हम लेके आगे चलेंगे। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने भी यही ऑब्जर्वेशन गालिबन दी कि अगर हमने दायरा कार तस्लीम ना किया सब कुछ वैसे जीरो हो बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है। उन्होंने जब वो अच्छा जस्टिस मसर्रत अली की ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप बरियत वाले मामले को देखते हैं तो इसका मतलब है आप मिलिट्री कोर्ट के दायरे जो अख्तियार उसको मान रहे हैं आप। उन्होंने ये भी कहा उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जब बेंच जो कहा गया कि हम 28 मार्च को 18 जनवरी, उसके बाद उन्होंने कहा, जब ये सवाल उठा तो उन्होंने कहा जी कि मुमकिन है कि हम आर्डर में अपने में लिख दें कि हम इसको नहीं मानते इन चीज़ों को। और मैं समझता हूँ कि इस तरह सोहेल साहब ने बात की, यार किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक तो जुगरैन साहब, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि पहले 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया जस्टिस इजाज़ुल हसन की सरबराही में, 6 रुकनी बेंच ने उसे कालादम करा दिया जस्टिस सिद्धार्थ तारिक मसूद की सरबराही में। अब ये बेंच सस्पेंड किया, अब ये बेंच जो है सस्पेंड किया था, कालादम जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने करा दिया था उसके। अब ये 6 रुकनी बेंच, यार ये बेंच तो 8 रुकनी या 9 रुकनी बनना चाहिए था, जिस तरह 7 रुकनी हो जाता। 7 रुकनी हो जाता। उन्होंने दुरुस्त बात की थी जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने कि अगर ये 4-2 से फैसला है तो मुताज़ा फैसला होगा, लेकिन ये 7 रुकनी हो जाता, 8 रुकनी हो जाता, 9 रुकनी। उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा तासुर ना जाए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन देख के कि जनाब जैसे ऑर्डर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका कहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी ये भी उन्होंने ठीक बात की, क्योंकि ये बेंच जैसे अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पहले बेंच यहाँ बना एक, और जो बेंच बना उस वक्त लोगों की जो लोग पहले बता रहे थे कि इसके इस बेंच की ये बेंच ये फैसला देगा, और एंड जो बताया जा रहा था वही फैसला आया था जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी के हवाले से जो। और अब भी यही परसेप्शन डेवलप हो रही है, यही बताया जा रहा है कि ये अच्छा जिस दिन ये बेंच बना ना, एक और चीज मैं शेयर कर दूं, पहले दिन ही बेंच बना तो उस वक्त पहले दिन ही ये बातें शुरू हो गई कि ये बेंच, अब उसके देखा गया कौन कौन लोग शामिल हैं, तो पहले दिन से कहा जाने का कि यार क्या होगा। अच्छा, इसमें जो जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पटिशनर भी थे मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, उनकी जानिब से बेंच पे इतराज़ किया गया और कहा गया कि जो 6 रुकनी बेंच है इसको तब्दील किया जाए और 9 रुकनी बेंच की तरफ इसको ले जाया जाए। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए जो इस केस की समाअत करे, जो इस केस को आगे सुने, ये इस्तदा की गई उनकी जानिब से। और साथ ही साथ फैसल सदीकी जो कराची की कह लें कि जो क्या होती है सिविल सोसाइटी उसके वकील हैं, उनकी जानिब से मौका भी इख्तियार किया गया कि जो ख्वाजा आरिफ समेत प्राइवेट वकला इंगेज किए गए हैं इस केस के अंदर, उनको अदालत ना सुने, उनकी जो वकालत है उसके ऊपर एतराज किया गया और कहा कि जब अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट की जानिब से 5 अपीलें दायर कर दी हैं, वो खुद फरीक हैं, तो कोई और वजारत या कोई और सरकारी इदारा किस अंदाज में कर सकता है, प्राइवेट वकील हायर कर सकता है, उनके ऊपर पैसे सरकारी क्यों खर्च हो रहे हैं। तो सुहेल साहब इसको कैसे देखते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ और इसमें आपको बताऊं कि काजी फैसल साहब का फैसला भी मौजूद है, जब अटॉर्नी जनरल लिख के दें कि हमारे पास ये एक्सपर्टी मौजूद नहीं है, तब प्राइवेट पिछले रिमार्क्स भी दिए हैं केस में ऐसे ही। और ये मामला पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मैंने अक्सर देखा है एडवोकेट जनरल मौजूद होते हैं और उसके बाद वो प्राइवेट वकील लेके आते हैं। अभी साइफर वगैरह केसेस आपने सरकारी वकील भर्ती किए होते हैं, उसके बाद आपको स्पेशल प्रोसिक्यूटर हायर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रोसिक्यूशन फिर स्ट्रॉन्ग करें ना, आप उन लोगों को शामिल करें जो कि इतनी सलाहियत रखते हैं। अगर उनको शामिल नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उनको निकालें तो पहली फुर्सत में, कि जो बड़े केस पे आए कहते हैं कि नहीं इसकी मैं पैरवी नहीं कर सकता, तनख्वाह मैं लूंगा लेकिन मैं इसकी पैरवी नहीं कर सकता, आप किसी बंदे को ले आए जो ये आगे केस चला ले। तो ये मामला तो फिल फोर इसको ना उस फैसले को इन्फोर्स कराने के अहकामात दोबारा दे देनी चाहिए, याद दहानी हो जानी चाहिए। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें साइड लाइन पे इसके साथ ना एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, चीज़ें जुगरी जाती हैं। असल मुद्दा ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना है या नहीं होना, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रुकनी बेंच की जजमेंट आई थी बड़ी हेडलाइन में, उसका तासुर आहिस्ता 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 जाहिर होता जा रहा है। ट्रायल उधर उसके बाद चल भी पड़े, कंक्लूड भी हो गए स्टे ऑर्डर की आड़ में। अब फैसले आने हैं और वो फैसले मुझे रुकते दिखाई नहीं दे रहे। वो फैसले आ जाएंगे बरियत वाले कम अज़ कम, उसके बाद यहाँ से अपील जुज़वी मंजूर होगी और कुछ चीज़ें जो है ना बरकरार रहेंगी पुराने फैसले की, पूरा फैसला बरकरार रहता। मुझे ट्रायल तो मुझे कलदम होते नजर आ रहे हैं। अब आगे वो जो सेक्शन 2D1 और 2D2 है आर्मी एक्ट की और सेक्शन 59 है,
उसके हवाले से वो शायद बच जाए। हाँ वो बच जाएंगी क्योंकि उसके ऊपर फैसल सिद्दीकी साहब और बाकियों का भी मौक़िफ़ थोड़ा सा नर्म ही था कि जी उसके ऊपर एक बड़ी सीरियस नौयत की एक चीज़ है कि काफ़ी सारे दहशतगर्दों के ट्रायल हैं जो उससे हिट हो जाएंगे, जो कि बड़े अहम मुकदमात में मुलव्वस लेकिन हैं। फिर तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के क्राइटेरिया ले डाउन करना पड़ेगा कि इस किस्म के बंदे आप नहीं ट्राई कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो जो हार्डकोर क्रिमिनल हो। मुझे क्राइटेरिया मेरा ख्याल है ज़्यादा बहस कर करके तो उलझाया जाता है। क्राइटेरिया बड़ा वाज़ेह है, अब वो ऑलरेडी वैसे बड़ा वाज़ेह है। जब आपके मुल्क में इंतज़ारी दहशतगर्दी का एक कानून मौजूद है, ATC मौजूद है, ATC कोर्ट्स मौजूद हैं, तो आम नौयत के जितने दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वहीं चलते हैं और वहाँ ही चला करते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मामला तभी जाता है जब आपके अंदर उनके साथ कोई लिंक साबित हो कि उनके साथ मिल के आपने कुछ प्लान किया है, और इस केस में ऐसा कोई लिंक है या नहीं है वो अभी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की तफसीली वजूहात पर। हाँ, एक चीज़ और अहम है, अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि जितने फैसले आएंगे वो डिटेल रीजनिंग के साथ होंगे। यस, जो पहले नहीं होता था 9 मई वाले मुल्ज़मान के रीजनिंग के साथ। अब अगर बरियत के फैसले आते हैं तो वो भी रीजनिंग के साथ होंगे। वैसे मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल इस बात पे कायम नहीं रहेंगे। कहाँ कैसे नहीं नहीं, रहेंगे? वो इसलिए कि उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ यकीन बयान दहानी कराई थी, तो वो पहले भी यहाँ लेकिन हमारे वो साथियों कलअदम के हो गया ना। उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी। यकीन दहानी तो रोजाना करवाते हैं ना अटॉर्नी जनरल साहब, यकीन दहानी तो रोजाना करवाते हैं। वहाँ खड़े होकर उस पर ठीक है जी मैं यकीन दहानी करवाता हूँ, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है। वो रुकनैन साहब ठीक कह रहे वो हैं जिस कि बेंच को उसमें- कराई थी वो बेंच नहीं है। यार दूसरा ये बताया मुझे कि यहाँ पर जिस तरह अब देखिए जो मिलिट्री की कस्टडी में जो लोग हैं ना, इनके साथ साथ ये तो 103 लोग हुए ना, जो बाकी लोग हैं ना सैकड़ों की तादाद में लोग उठाए हुए हैं। मतलब यार वो तो अगर गिने तो पता नहीं 2, 4, 10, 20 हज़ार के करीब जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने लोग उठाए हुए हैं। उन लोगों का क्या कसूर है यार कि उन लोगों को तो वो अच्छा वो तो ना मिलिट्री कोर्ट में उन्हें पेश किया जा रहा है ना किसी और अदालत में उन्हें पेश किया जा रहा है। नहीं, बस ऐसा वो पकड़ के तो रखे जो हुए हैं। ATC अदालतों में या जेलों में उनके तो चले ट्रायल चल ही रहे हैं ना, हल्का फुल्का सी चार्जेस स्पीड पे भी मुतलका फोरम्स पे एटलीस्ट मुतलका फोरम्स पे मौजूद है। फैसले तो होने चाहिए ना, ये नहीं कि हाँ, आप फैसले तो दबा के फिर- रखे जनाब कि ठीक है 9 माह हो गए यार। इधर यहाँ पर पिछले दिनों 5 लोगों की जमानत हुई जो 9 मई के उन्होंने पकड़े हुए, तो जस्टिस जवाल मंदोखेल की सरबराही में उस बेंच ने फैसला दिया था। जिनकी रसाई होती है चलो वो आकर ले लेते हैं, बाकी बेचारे वहाँ पर वो कोई अंदर है यार। एक बंदा मैं आपको बताऊं कि राजा वहीद महफूज साहब हैं, यहाँ पर रहते हैं। उनके एक भाई को उन्होंने उस FIR में काटा नाम, तो उस पर कोई दर्जनों FIR बना दी। राजा वहीद महफूज एक यहाँ पर रहते हैं, आपने तो बड़ा मामूली सा तारुफ करवाया। राजा वहीद महफूज पिंडी के नाम ही ग्रामीण नहीं, राजा वहीद महफूज, मैं उनके भाई राजा नासिर महफूज। राजा वहीद महफूज साहब वो हैं जी कि जो सख्त तरीन जो माहौल था इसमें भी वो था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ उन्होंने छोड़ा। अच्छा, राजा वहीद महफूज के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो इतने कमिटेड है कि जब वो पहले नून लीग में थे, जब मुशर्रफ की हुकूमत आई तो यहाँ पर इस्लामाबाद के या पिंडी के अंदर कोई किसी को कुलसुम नवाज को जो है ना वो अपने घर नहीं पनाह नहीं दे रहा था। तो राजा वहीद महफूज ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी। और जब जमाली, लोगों ने मुझे बताया कि जब जमाली यहाँ से वो गया 6 रोड की तरफ, तो राजा वहीद महफूज इन भाइयों ने पूरे बड़ी रोड पर लोटे लटकाए हुए थे जनाब जमाली के लिए, मिर्जाफरुल्लाह जमाली के लिए। अच्छा, और जब वो इस दफा राजा वहीद महफूज के करीब रहते हैं तो शाम को जो है ना इजाफी वक्त में आजकल उन पे रिसर्च भी कर रहे हैं। वो कहीं गुम है यार, वो बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन के मेरा तो उधर ही है ना। चले जी वो बस कुएं में से बाहर आ जाए। आपने नहीं, आप ये पढ़ेंगे, किसी का मैसेज आया, किसका है ये ट्वीट? अच्छा, ये देखिए जी, ये कौन है? ये मैसेज जनाब जाली मंसूर राज अल मारूफ बाहू जी, हेवन फील्ड हाल मकीम रायवंडिया, ये हाल मकीम रायवंडिया उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी हैप्पी होली। अच्छा, चलें जी, होली के जो भी सेलिब्रेट बनती कर है रहे यार, हैं मुबारक। हिंदू करना चाहिए हमारे यार, बरादरान हैं हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तानी है। हैं, शहरी हैं, दुनिया भर में जो भी हैं, उनको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि 28 मार्च को देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट किस हद तक अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करती है। बरी होते हैं लोग, नहीं होते, सजा कितनों को होनी है और क्या होनी है, ये आने वाले वक्त के साथ पता चलेगा। इंशाल्लाह उसकी तफसीलात से भी आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।